हाँ जी प्लीज। आइसोमेरिज्म, तुम्हें पता है कार्बन में कैटिनेशन की टेंडेंसी है, डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, रिंग भी है, ओपन चेन कंपाउंड्स भी है, इसीलिए इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं सेम फॉर्मूला के बाद भी। तो आइसोमेरिज्म इट इज फिनोमिना ऑफ existence of different structural formula of compounds having same molecular formula. Phenomena of existence of different structural formula of compounds having same molecular formula is isomerism. And different structures are known as isomers. Different structures are known as isomers. पहली कंडीशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और बाकी सब डिफरेंट हो, उनका अरेंजमेंट, एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो, दैट इज आइसोमेरिज्म एंड डिफरेंट फॉर्म्स आर आइसोमर्स. अभी बताए आइसोमर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है. इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट तो दोनों में ही चेंज हो सकती है. डबल बॉन्ड अगर ना हो तो एटम्स की लिंकेज आइसोमर्स में डिफरेंट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है सेम लिंकेज ऑफ एटम. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर की लोकेशन चेंज हो जाती है, पर एटम की लिंकेज चेंज नहीं होती. तो लिख लीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है सेम लिंकेज. इन ऑल स्ट्रक्चर्स सेम लिंकेज ऑफ एटम्स, एटम की लोकेशन, उनकी लिंकेज कोई चेंज नहीं होती. लेकिन आइसोमर्स में तो एटम की लोकेशन ही चेंज हो जाती है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे कि ये है, अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना देते. कभी कहीं लिंकेज थोड़ी चेंज हुई. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ये वाला साइन हम लगाते हैं. लेकिन अगर हम बना रहे हैं CH3COCH3, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, बट ऑब्वियसली इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से पहली स्ट्रक्चर स्टेबल है ना, सेकंड स्ट्रक्चर में चार्ज आ चुका है. ये डेफिनेशन लिख ली ना आइसोमेरिज्म की. तो फर्स्ट वाले में तुम देख रहे हो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चले गए, एटम तो कहीं नहीं गए. इन दोनों स्ट्रक्चर्स में एटम की लिंकेज में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ तो लिंकेज में ही चेंज आ गया. हाइड्रोजन एटम पहले मिथाइल मिथाइल की तरह थे, अब इथाइल की फॉर्म में आ गए. पहले CO ग्रुप था, अब CHO ग्रुप हो गया. इवन डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता था. तो तीनों में लिंकेज एंटायरली डिफरेंट है, बट सबका फॉर्मूला सेम है. इसका मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स. लेकिन पहले में इन दोनों को हम क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वहां लिंकेज सेम है,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, बस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन चेंज हो गई है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पहले 2 लोन पेयर थे, अब पाई बॉन्ड भी लोन पेयर बन चुका है। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन की लोकेशन चेंज हो सकती है, लोन पेयर की लोकेशन चेंज हो सकती है, बट एटम की लोकेशन चेंज नहीं होती। तो लिंकेज सेम रहता है। मेन डिफरेंस है आइसोमर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स पर। कितनी तरह के आइसोमर्स हो सकते हैं? हाँ जी, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। एक हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकेंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, बताऊंगी डिटेल में, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक पेयर हमारे सामने दिया हुआ है और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रही है, तो हम उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही अगर स्ट्रक्चर सेम है तो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट, बट डिफरेंट स्पेस अरेंजमेंट या 3D अरेंजमेंट। जैसे तुम्हें याद हो सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन, एटम की लोकेशन वही है, पोजीशन चेंज नहीं हुई है, 3D अरेंजमेंट चेंज हो गया है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में। सेम है, ये देखो दोनों का नाम ब्यूटुइन है, स्ट्रक्चर सेम है ना, दोनों ब्यूटुइन है, सेम स्ट्रक्चर है, बट इनका हाइड्रोजन का 3D अरेंजमेंट चेंज हो गया है अराउंड डबल बॉन्ड। अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में थे, याद करो ये किया हुआ है स्ट्रक्चर है ना, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में होते तो सिस कहते, ऑपोजिट होता तो ट्रांस होता। तो ये टाइप कौन सी हुई? एक स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप हुई। तो सबसे पहले जिनको हम स्टीरियो आइसोमर कंसिडर कर रहे हैं तो उनका पहले स्ट्रक्चर चेक करना है, नेम देखना है। अगर दो सारी स्ट्रक्चर का नेम सेम आ रहा है, ओनली देन दे विल बी कंसिडर अंडर स्टीरियो आइसोमर्स। दे मस्ट हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम IUPAC नेम, बट फिर भी डिफरेंस नजर आ रहा है हमें उनके 3D अरेंजमेंट में। सो आइसोमर्स दो तरह की कैटेगरी में हम स्टडी करेंगे, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरे स्टीरियो आइसोमर। थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि स्टीरियो आइसोमर्स में क्या चीज कंसिडर की जाती है, इसकी आगे जब डिटेल करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पर आते हैं। पहले तो बताओ ये डेफिनेशंस लिख ली सबने इधर?
तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। लिखने से पहले सुने ध्यान से। कार्बन है, कार्बन की चेन है, तो किसी कंपाउंड में सारे कार्बन एक ही चेन में होंगे, कहीं कार्बन ब्रांचिंग हो जाएगी। 5 कार्बन की चेन है, एक कार्बन साइड में हो गया तो 4 कार्बन की चेन बन गई। फॉर्मूला तो सेम ही रहा। तो नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन डिफरेंट हो गए। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। दूसरी, फंक्शन ग्रुप है, सेम फंक्शन ग्रुप है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। डबल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। साइड चेन है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। 2 पेंटेन 3 पेंटेन है तो ये पेंटेन ही, पर साइड चेन भी एक ही है, बट साइड चेन की पोजीशन में डिफरेंस आ गया। 1 पेंटेनॉल 2 पेंटेनॉल, अल्कोहल की पोजीशन चेंज हो गई। 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। तो फिर इसको हम कौन सा आइसोमर कहेंगे? स्ट्रक्चरल का कौन सी टाइप? पोजिशनल आइसोमर। इससे पहले वाली टाइप को लिखना नहीं कुछ भी, पहले वाली टाइप को हम क्या कहेंगे? चेन आइसोमर्स। ये नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन आर डिफरेंट। ठीक है। तीसरी कैटेगरी आएगी, जैसे अल्कोहल है ROH और ईथर है ROR, दोनों सैचुरेटेड है, एक ऑक्सीजन है, तो इनका फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है। तो फिर तो सीधा ही एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड हो गया कि ये तो फंक्शनल आइसोमर्स है। अगर फंक्शन ग्रुप सेम है फिर हम चेक करते हैं चेन आइसोमर है या पोजिशनल आइसोमर है। पर अगर फंक्शन ग्रुप ही डिफरेंट हो गया फिर तो सीधा ही वो फंक्शन ग्रुप की कैटेगरी में आ जाए। फंक्शन ग्रुप डिफरेंट फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स की भी एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको मेटामर्स कहते हैं, और ये आता है जैसे कि ये देखो ईथर है, इस ईथर के एक तरफ प्रोपाइल है एक तरफ मिथाइल है। अगर हम दोनों तरफ इथाइल लगाते हैं तो ये भी स्ट्रेट चेन है। कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट है, पर ये सारे फंक्शन ग्रुप में तो नहीं होता। बहुत कम फंक्शन ग्रुप है जिसके दोनों तरफ कार्बन होते हैं, जैसे कीटोन में होते हैं, एस्टर में होते हैं, है ना, अमाइड सेकेंडरी अमाइड में होते हैं दोनों तरफ कार्बन। तो उनमें ये आइसोमेरिज्म होता है जिसको मेटामेरिज्म कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डिफरेंट टाइप्स करते हैं। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, तो लिख लीजिए टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी चेन आइसोमेरिज्म। Isomerism due to different number of carbon in the main chain. Isomerism due to different number of, हाँ जी इधर, different number of carbon in main chain. हर एक में थोड़ी होता है, जरूरी थोड़ी कि हर कंपाउंड में आइसोमेरिज्म हो। Isomerism due to different number of carbon in the main chain. स्ट्रेट चेन हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, ब्रांचिंग ज्यादा भी हो सकती है ना। तो ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे? चेन आइसोमेरिज्म में आएंगे। जैसे C5H12 जरा बनाकर देखें कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं इसके। बनाओ C5H12, 5 कार्बन मेन चेन में, 4 कार्बन मेन चेन में, 3 कार्बन मेन चेन में। ठीक है, 5 कार्बन मेन चेन में, पेंटेन हो गया। फिर मेन चेन में 4 कार्बन, एक कार्बन साइड में लगा दें, ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब मिथाइल की कोई पोजीशन हो सकती है और कोई भी नहीं हो सकती ना, एक ही हो सकता है मिथाइल ब्यूटेन। फिर 3 कार्बन मेन चेन में और बचे हुए 2 कार्बन साइड चेन में, हाँ, जो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इसका मतलब C5H12 फॉर्मूला वाले टोटल आइसोमर्स कितने हुए? 3।
और सारे ही एक दूसरे के साथ अगर हम कंपेयर करें तो दे आर ट्रीटेड एज ए चेन आइसोमर। कितने मिनिमम कार्बन अल्केन में हो टू हैव चेन आइसोमेरिज्म? प्रोपेन तो एक ही होता है, 4. So alkane with minimum 4 carbon can have chain isomerism. देख लीजिए, alkane with minimum 4 carbon can have chain isomerism. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होना चाहिए ना, तभी आइसोमर कहेंगे। स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। हाँ जी, ये क्या है? ब्यूटेन और ये वाला आइसोब्यूटेन, कॉमन नेम। तो अल्केन में इथेन, मीथेन, प्रोपेन, इनमें तो कोई आइसोमर नहीं है, पर ब्यूटेन ऑनवर्ड्स चेन आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। ब्यूटेन के टोटल कितने आइसोमर हुए? ओनली 2। alkane, for chain isomerism, alkane should have minimum 4 carbon. For chain isomerism, an alkane should have minimum 4 carbon. वो कॉमन नेम है, लियोपेंटेन। टोटल 5 कार्बन है ना। हाँ जी, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म क्या है ये पता चला? चले आगे। अभी आगे सारे आइसोमर्स को इकट्ठे करके हमारे क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर काउंट करना। बताती हूँ मैं आगे। पहले बताएं चेन का मतलब समझ में आया? किसको हम चेन आइसोमर कहने वाले हैं? अब पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, इसमें डिफरेंस किसमें आएगा? पोजीशन। किसकी पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड की, या साइड चेन? आइसोमेरिज्म ड्यू टू difference in position of functional group or multiple bond or alkyl group. Isomerism due to difference in position of functional group or multiple bond or alkyl group is positional isomerism. जैसे कि ये 2-मिथाइल पेंटेन और 3-मिथाइल पेंटेन, चेन तो दोनों में 5 कार्बन की है, तो चेन आइसोमर तो ये है नहीं, पर पोजिशनल आइसोमर जरूर है। टू मिथाइल पेंटेन और 3-मिथाइल पेंटेन। तो अल्केन में पोजिशनल आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम 6 कार्बन होंगे, तब पोजिशनल आइसोमेरिज्म आएगा, है ना। 5 कार्बन में भी पोजिशनल आइसोमर तो आ ही नहीं रहा था, क्योंकि चेन ही चेंज हो रही थी। चेन सेम बट पोजिशन में डिफरेंस, तो ऐसा इसमें हो रहा था। 2-मिथाइल पेंटेन, 3-मिथाइल पेंटेन, या 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, या 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। आपस में क्या रिलेशन है इनका? पोजिशनल आइसोमर्स का, क्योंकि मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम थे।
मेन चेन में 4 कार्बन, 2 कार्बन साइड चेन में, और साइड चेन की पोजीशन, हाँ पहली वाली में पोजीशन क्या आ रही है, 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन, और इधर क्या आ रहा है, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। अभी तो तुम्हें ये जानना है कि ये पेयर किस कैटेगरी का आइसोमर है, ठीक है, समझ में आइए, किस कैटेगरी का आइसोमर है। मेन चेन में कार्बन से फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, 2 साइड चेन, हाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म अभी तो नहीं है इसमें, अल्केन में स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अगर मेन चेन में कार्बन का नंबर डिफरेंट हो तो वो चेन आइसोमर हो गई, हाँ पोजीशन डिफरेंट हो तब पोजिशनल आइसोमर हो गया। ऐसे ही मल्टीपल बॉन्ड, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, ये आपस में कौन से आइसोमर हुए, मैच वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इस पेयर को कौन सा आइसोमर कहेंगे, पोजिशनल आइसोमर। और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज, 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल, तो यहाँ मैंने 3 चीजें बोली है ना, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन और अल्काइल ग्रुप की पोजीशन। मुझे बताओ पहले तो ये पॉइंट समझ में आया, आइसोमर विच डिफर इन पोजीशन ऑफ साइड चेन, position of side chain, position of multiple bond, position of functional group। फंक्शनल ग्रुप सेम है, चेन में कार्बन सेम है, सिर्फ पोजीशन में डिफरेंस है, तब हम उसको कहेंगे ओनली पोजिशनल आइसोमर। फिर दोनों हो जाएंगे, फिर ये दोनों कैटेगरी के आइसोमर होंगे। हाँ जी, यहां तक समझ में आया। बट सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म कौन सा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो तीसरा फॉर्म लिखिए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आज तो मैं सिर्फ टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म बता रही हूँ, तो इसको यूज करना सीखेंगे हम। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आई थिंक नाम से ही डेफिनेशन पता चल रही होगी, yes which have different functional group। आइसोमेरिज्म, जब हमने आइसोमेरिज्म वर्ड लिख दिया उसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ है ना, आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। हाँ स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है तभी फंक्शनल का नाम, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अभी हम स्ट्रक्चर में डिफरेंस के रीजन कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में डिफरेंस किस वजह से हो सकता है, चेन में कार्बन का नंबर डिफरेंट हो जाए, है ना, पोजीशन में डिफरेंस आ जाए, और तीसरा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाए, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म हुआ। अब मुझे बताओ कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कोई पाई बॉन्ड ना हो, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप विद नो पाई बॉन्ड, अल्कोहल, और क्या है, और ईथर। अल्कोहल और ईथर के फंक्शनल ग्रुप में कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना, एक मिनट, अल्कोहल ROH, ईथर OR, साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N। मैं ऑक्सीजन कंटेनिंग बोल रही हूँ ना, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैविंग नो पाई बॉन्ड, तो इनका फॉर्मूला क्या हुआ, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O, दोनों का यही फॉर्मूला है, सैचुरेटेड है ना, कोई पाई बॉन्ड नहीं है इनमें। जैसे सबसे छोटा अल्कोहल मिथेनॉल, क्या इस फॉर्मूले वाला ईथर हो सकता है, ईथर के लिए तो मिनिमम 2 कार्बन तो जरूरी है ना, दोनों O के साइड में, तो इसका तो एक ही हुआ, ये कोई आइसोमर नहीं है इसका। लेकिन 2 कार्बन वाला अल्कोहल
इथेनॉल, दूसरा क्या होगा, ये ईथर, डाइमिथाइल ईथर। दोनों का फॉर्मूला क्या बन रहा है, C2H6O, C2H6O। मुझे जरा सेकेंड वाले का नेम बताओ। किसी भी एक कार्बन को मेन चेन मान लो, उसके साथ क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी मीथेन। तो अल्कोहल में फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए एटलीस्ट दे शुड हैव 2 कार्बन। In alcohol to have functional isomerism there must be minimum 2 कार्बन। ये समझ में आया? एक कार्बन वाला मिथेनॉल, इसका कोई फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल नहीं था। अब जरा 3 कार्बन वाले C3H8O, इसके जरा टोटल आइसोमर बना के बताओ, ड्रॉ करें। C3H8O फॉर्मूला वाले कितने कंपाउंड पॉसिबल है? ये तो तुम्हें पता चली गया होगा फॉर्मूला देख के कि अल्कोहल ईथर ही है। CnH2n+2O फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। पहले अल्कोहल बना लो सारे, फिर ईथर बना लो। C3H8O ड्रॉ करके देखें। तीन कार्बन है, ब्रांचिंग तो हो ही नहीं सकती ना, 3 कार्बन की तो चेन ही बनती है। और इस चेन में हम OH को लोकेट कर रहे हैं फर्स्ट नंबर पर। तो OH सेकंड पर भी आ सकता है, और तो कहीं नहीं आ सकता, है ना। ईथर में टोटल 3 कार्बन है, एक तरफ सिंगल कार्बन, दूसरी तरफ 2 कार्बन, 3 ही तो हुए। इसका तीसरे वाले का नाम क्या है? दिस इज द मेन चेन, मिथॉक्सी इथेन। इट इज मिथॉक्सी इथेन, ROR करके ना। 3 कार्बन थे, 1 और 2, टोटल 3 कार्बन है। ईथर के दोनों तरफ 1 और 2 प्रेजेंट हो सकते हैं ना। अब इसका नेम क्या होगा, ये वाला, प्रोपेन 2ऑल, और इसका प्रोपेन 1ऑल। तो ये आपस में कौन से आइसोमर हुए, आपस में कौन से आइसोमर हुए, पोजिशनल। तो आपस में दोनों अल्कोहल पोजिशनल आइसोमर है, बट इसके साथ इसका रिलेशन क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। मुझे बताओ ये चीज समझ में आई? तो एकदम से दिमाग चलना चाहिए। जैसे ही स्ट्रक्चर कार्बन का नंबर आया, सबसे पहले सोचो चेन कितनी बनेगी। 3 कार्बन है, एक ही चेन बनेगी। अगर 4 कार्बन होते तो 2 चेन बन जाती, एक चारों कार्बन मेन चेन में, 3 कार्बन और एक ब्रांचिंग हो जाती। फिर ऐसे में हर चेन पर OH की लोकेशन देखो। पहले हम जब भी फॉर्मूला सामने आता है, सबसे पहले सोचते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, फिर हर फंक्शनल ग्रुप में देखते हैं चेन कितनी बन सकती है, फिर हर चेन में पोजीशन कितनी बन सकती है। ठीक है, तो अब जरा C4 वाले को देखो, C4H10O, जल्दी से बना के बताओ, क्योंकि अगर ये बनाने आ गए ना, तुम्हें नेमिंग तो अपने आप पता चल जाएगी। हमारे पास C4H10O फॉर्मूला है और इसके हमें अल्कोहल और ईथर दोनों बनाने। ट्राई करने दो सबको, देखते हैं। बहुत रेयरली सबका आंसर सही आता है, थोड़ा और दिमाग लगाओ। 4 ही रह गए, अच्छा। कितने बनाए? अच्छा, एक आंसर 4 है, दूसरा 5 है,
हाँ 5 है, 4 है। अच्छा 4 और 5 के बीच में ही घूम रहे हो ना। 4 6 किसके बने? अच्छा तुम्हारे 6 बन गए। कौन कौन से हैं जरा बताना। अच्छा ईथर बताओ पहले तो। हाँ नीरव 6 बन रहे हैं। हाँ ईथर कौन कौन से? देखो लिसन, ईथर को सोचने के लिए पहले देखो 4 कार्बन है ना, 1 and 3, यही हुआ। 2 and 2 यही बनेगा। अब दोनों तरफ 2 कार्बन, ये बन गया 1 and 3। अब 3 में तीनों कार्बन स्ट्रेट में भी लग सकते थे और तीनों कार्बन ऐसे ब्रांचिंग में भी लग सकते थे ना। तो एकदम से ईथर ROR, तो 4 कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट करो, 1 and 3, 1 and 2, 2 and 2। और 3 में प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल 2 लोकेशन होती हैं, 2 अरेंजमेंट्स होती हैं, वो हमने बना दी। अब सिस्टमेटिकली बनाओगे तो टोटल नंबर ठीक से बन जाएगा। अब अल्कोहल 4 कार्बन ऐसे और 4 कार्बन ऐसे, प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, ये सारे एक ही लाइन में और ये ऐसे है। हाँ जी, तो फर्स्ट में यहाँ OH आ सकता है, इधर OH आ सकता है, तो नीचे वाले में भी 2 जगह आ सकता है, यहाँ आ सकता है और बीच में आ सकता है, हो सकता है ना। तो कितने बने अल्कोहल? 4 अल्कोहल 3 ईथर 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर, 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मैं स्ट्रक्चरल की बात कर रही हूँ, अभी स्टीरियो की बात नहीं कर रहे। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। सिस्टमैटिकली बनाओ, चेन से शुरू करते हुए पोजीशन पर आओ, और उससे पहले फाइंड करो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब याद रहेगा CnH2n+2O फॉर्मूला जब भी सामने आए, इस फॉर्मूले वाले अल्कोहल और ईथर बन सकते हैं। इन तीनों ईथर के नाम बताएं। पहले ईथर का नाम क्या है? इथॉक्सी इथेन। दूसरे वाले का 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। लेकिन तीसरे वाले का नाम क्या है? पोजीशन चेंज हो गई ना, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो यहाँ इसको लिखेंगे 1 मिथॉक्सी, इसको लिखेंगे 2 मिथॉक्सी, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, उस पे ईथर की लोकेशन दे दी। लिख ले नेम जरा दोनों के, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन और थर्ड वाले का है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। एक सेकेंड, ये समझ में आ रहा है? पहले वाले का ये 1 2 इथेन है जिसपे इथॉक्सी लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम? इथॉक्सी इथेन। यहाँ पोजीशन की जरूरत ही नहीं है, इथेन में 1 and 2 में से किसी भी जगह लगा दो, बनी होगा। इथॉक्सी इथेन। सेकेंड था 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, तीसरा था 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, इस चेन के 2 नंबर पर मिथॉक्सी है। अब तुमने ऐसे लिखा है ना, अगर तुम इस तरह से लिखते तो फर्क थोड़ी पड़ रहा है, दोनों में एक ही चीज है। यू कैन राइट आइदर दिस, हाँ 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये क्या नेम होगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेनॉल। लेकिन ये क्या होगा? ब्यूटेन 2 ऑल या 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल भी चलेगा। इसका IUPAC नेम क्या होगा? फिर वही चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3, हाँ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। एक सेकेंड, समझ में आई? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल।
और ये वाला 2-methyl propane 1-ol। एक सेकेंड, समझ में आ रहा है? 2-methyl propane 1-ol, 2-methyl propane 2-ol। फंक्शनल ग्रुप है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फिर नंबरिंग ऐसे करो कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, ठीक है ना। उसके बाद साइड चेन पे चले जाओ। ब्यूटेन 2-ol 1 2 3 4 1 2 3 2-methyl propane 1-ol, ये 2-methyl propane 2-ol, प्रोपेन 2-ol भी हो सकता है, प्रोपेन 1-ol भी हो सकता है ना। सो अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। समझ में आई? अब लिख लिया। अगर हमारा फॉर्मूला होता CnH2nO, देखते फॉर्मूले से पता चल रहा है एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इस फॉर्मूले वाले एल्डिहाइड हो सकते हैं, नहीं? इस फॉर्मूले वाले कीटोन हो सकते हैं, इस फॉर्मूले वाला इनॉल हो सकता है, डबल बॉन्ड विद OH। बात तो एक पाई बॉन्ड की है ना। एक सेकेंड, दिमाग पूरा चलना चाहिए इसमें कि 2 हाइड्रोजन काम है तो एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप में भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच भी हो सकता है, नहीं? तो अगर फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड है तो एल्डिहाइड है, कीटोन है ना। इनॉल है, मतलब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए और OH। अगर ये इनॉल है तो इन ईथर भी हो सकता है, नहीं? डबल बॉन्ड आ जाए और ईथर हो जाए। जब अल्कोहल है तो ईथर का फॉर्मूला भी तो वही होता है, इन ईथर हो गया, डबल बॉन्ड एंड OH, इन ऑल डबल बॉन्ड प्लस OH। यहाँ अब रिंग भी बन सकती है ना, रिंग एंड OH, और ऐसे रिंग एंड ईथर। रिंग आ सकती है, ईथर आ सकता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन कम किस केस में होते हैं, या तो डबल बॉन्ड आ जाए या रिंग बन जाए। रिंग और ईथर। अब सबसे छोटा एक कार्बन वाला HCHO, ये तो एक ही है और कोई बन ही नहीं सकता, रिंग बन ही नहीं सकती है कार्बन में, ठीक है। तो सबसे छोटा फॉर्मेल्डिहाइड नो आइसोमर। एक मिनट सारी सिचुएशन बताती हूँ तुम्हें। फॉर्मेल्डिहाइड का कोई आइसोमर नहीं है। अब थोड़ा सा सोच के बताएं, C2H4O के कितने कंपाउंड बनेंगे? मैंने तुम्हारे सामने इतनी सारी ऑप्शंस हैं, सोचो जरा, कोई बात नहीं, गलत ही तो होगा पर ट्राई जरूर करें। C2H4O फॉर्मूला वाले इनमें से कितने का स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? यहां से शुरू हो जाओ, सोचते रहो। पहले थोड़ा सा सोच लो, फिर मैं बताती हूँ। क्या 2 कार्बन वाला कीटोन बन सकता है? ये तो बन ही नहीं सकता। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड तो बन सकता है। क्या और कोई एल्डिहाइड बन सकता है 2 कार्बन? एक ही बनेगा ना। हो गया इनॉल। कार्बन 2 हैं, डबल बॉन्ड तो आ ही सकता है। इथेनॉल बन सकता है। 2 कार्बन वाला डबल बॉन्ड और ईथर तो बन ही नहीं सकता। डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए और ईथर के दूसरे साइड के लिए भी कार्बन चाहिए, तो ये भी नहीं बन सकता। अच्छा, रिंग के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, तो रिंग और OH हो नहीं सकता। लेकिन एक और बन सकता है, ये वाला रिंग ईथर। और अभी अभी मैंने जब नेमिंग कर रहे थे तो उसमें तुमने पूछा भी था, यस, इपॉक्सी ईथे। रिंग में अगर एक ऑक्सीजन आ जाए तो, है ना यही फॉर्मूला।
बहुत बार पूछा जाता है। हाँ बोलो। हाँ, एक ऑक्सीजन रिंग में आ जाए तो ये बहुत बार पूछा गया है ये वाला फॉर्मूला। C2H4O फॉर्मूला वाले कितने याद ही हो जाते हैं जब तुम प्रैक्टिस करते हो। हाँ, इपॉक्सी इथेन। C2H4O फॉर्मूला वाले टोटल आइसोमर 3 बना लीजिए। आइसोमर्स में बस दिमाग अच्छे से चलाना पड़ेगा फॉर्मूले को देख के कि डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन है तो अनसैचुरेशन कहाँ कहाँ आ सकता है, फंक्शनल ग्रुप में आ सकता है, या रिंग बना दो तो दो हाइड्रोजन काम हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। फंक्शनल आइसोमर, ये सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और एक और डाउट था, तो सपोजिंग ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन है तो वो टाइप का कौन सा आइसोमर? रिंग चेन आइसोमर आएंगे। हाँ जी, ये हो गया। अब एक चीज और सुने, अब यहाँ तो देखो 3 कार्बनिक 2 थे तो 3 आइसोमर हो गए। अब कार्बन ज्यादा हो जाए तो बहुत सारे आइसोमर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चंस को कुछ ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनको कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं कार्बोनल, कार्बोनल्स। अब जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है कि C4H8O फॉर्मूला वाले हाउ मेनी कार्बोनल्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी कार्बोनल्स आर पॉसिबल। इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने एल्डिहाइड एंड कीटोन है। समझ में आइए, कार्बोनिल एक कॉमन नेम है एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। जरा बनाकर देखें तो, बनाए जरा। C4H8O फॉर्मूला वाले कितने एल्डिहाइड हैं और कितने कीटोन है। हाँ 5, बताओ कौन कौन से। एक सेकेंड, ये एल्डिहाइड, ब्यूटेनॉल, यही है ना। हाँ, दूसरा एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती, CHO की पोजीशन चेंज नहीं होती। इधर इधर इधर, हाँ ये तो फर्स्ट नंबर पर ही रहेगा ना, जहां मर्जी लगा दो, बट ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तुम कह रहे हो कि हम CHO को यहाँ लगा दें, अगर हम यहाँ लगा देते तो ये मेन चेन बन जाती ना, यही हो जाता हो। समझ में आया, ये दोनों सेम है। तो 2 एल्डिहाइड बने और कीटोन तो 4 कार्बन वाला एक ही होगा, ब्यूटेनॉन। 2 लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि और कोई लोकेशन हो ही नहीं सकती थी इसकी। सो हमारा आंसर क्या हुआ 3। हमें सिर्फ कार्बोनिल पूछे जा रहे थे ना नीरव, कार्बोनिल पूछे जा रहे थे। तो रिंग बनाते तो फिर एल्डिहाइड कीटोन थोड़ी रहता, रिंग बनाते तो फिर तो वो अल्कोहल या ईथर कुछ इस तरह से बन जाता, तो बहुत सारे आइसोमर हो जाते। हाँ वो सब हो सकते हैं। हाँ ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, हाँ जी ठीक है। नीचे चला जाए फिर ये, तुम ऐसे कह रहे हो। नहीं, CH3 हाँ ठीक है। अब अगले जो आइसोमर हैं जिसका फॉर्मूला है CnH2nO2, ये है एसिड एंड एस्टर, एसिड एंड एस्टर इस फॉर्मूले वाले। अब मुझे बताओ एक कार्बन में क्या कभी एस्टर बन सकता है? एक कार्बन वाला एस्टर तो बन ही नहीं सकता।
वो तो फिर एक ही एसिड है, पर 2 कार्बन वाले में ये एसिड है, और अगर हम इन दोनों को एक्सचेंज कर दें तो ये बन गया एस्टर। आ गया समझे? ये कौन सा एसिड है? इथेनोइक एसिड, पर H की जगह मिथाइल आ गया है, तो अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या बन गया है? एस्टर। समझ में आ रही है? और एस्टर की नेमिंग में इसको हम सबसे पहले लिखते हैं, अरे भाई एस्टर बना रहे थे ना इसको, एसिड में तो COOH ग्रुप है, ये COOR ग्रुप है। अब ये बन गया मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। तो 2 कार्बन में एक एसिड और एक एस्टर बन जाएगा। तो इन दोनों पेयर को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि एक हमारा एसिड है, दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। ये आ गया समझ में सबको? जब तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ हो तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को चेक करो। फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो वहीं से सीधा हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये टर्म हम यूज करने वाले हैं। हो गया? अब 3 कार्बन है, क्या 3 कार्बन वाला और कोई एसिड हो सकता है? एक ही होगा ना एसिड। कौन सा एसिड है ये? प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। बट एस्टर कितने बन सकते हैं? एक बार हमने यहाँ मिथाइल लगा दिया, दूसरी बार हमने यहाँ इथाइल लगा दिया, बस। तीनों तो जा ही नहीं सकते ना, एक तो एसिड एस्टर का ग्रुप है ही। अब ये दोनों ही एस्टर है, तब फर्स्ट वाले का नेम क्या है? मैंने ये करवाया इसीलिए था ताकि तुम्हारी नेमिंग रिवाइज हो जाए। हाँ, मिथाइल इथेनोएट। और ये इथाइल, इधर एक कार्बन है, मीथेनोएट। और ये प्रोपेनोइक एसिड। COOH होना चाहिए बस, आगे पीछे जो मर्जी हो। अब ये जो 2 एस्टर बने इनको क्या नाम देंगे हम? क्योंकि इन दोनों में फंक्शन ग्रुप सेम है, लोकेशन पोजीशन सब सेम है, इनको कहते हैं मेटामर्स। तो मेटामर्स की डेफिनेशन क्या हुई? सेम फंक्शनल ग्रुप but differ in number of carbon on both side of functional group, number of carbon on both sides of functional group, उनको मेटामर्स कहते हैं, और इस आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म। नेक्स्ट क्लास में इसी से शुरू करेंगे हम। पर तुम्हें मेटामेरिज्म क्या है समझ में आया? जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होना जरूरी है वही मेटामर्स होंगे, और उनके दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन के नंबर में डिफरेंस आ रहा है। अब तुम इनको मेटामर्स नहीं कह सकते ना, तुम कहोगे इधर एसिड के एक तरफ H है, एक तरफ इथाइल है, इधर एक कार्बन है, एक कार्बन। को मेटामर्स तो कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है। एक COOH एसिड फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो मेटामर्स उन्हीं को कहेंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो बट कार्बन का अरेंजमेंट दोनों तरफ डिफरेंट हो जाए। तो आइसोमेरिज्म को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। और मंडे को अब तक जितना, ऑर्गेनिक में एक चीज तुम्हें बता दूं, कभी भी हम कोई भी पिछला पार्ट स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ भी पिछला हमने छोड़ा तो हमारे आगे प्रॉब्लम 100% आने वाली। ऑर्गेनिक में जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आती है वो इसीलिए आती है कि दे आर नॉट रेगुलर। ऑर्गेनिक का पूरी ऑर्गेनिक एक सिंगल टॉपिक है, तो अगर तुमने पिछला छोड़ दिया आगे प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी।
समझ में आया? क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें नेम दे के पूछ लेंगे, इस कंपाउंड का ये नेम दे दिया, बताओ इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो उस नेम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए ना, इसीलिए नेमिंग जरूरी है। तो मंडे को अपना पूरा पिछला सारा काम ऑर्गेनिक का खत्म करके आना। आइसोमेरिज्म का टेस्ट नहीं है, सिर्फ पिछला वाले का टेस्ट है। आइसोमेरिज्म तो अगला कंटिन्यू करेंगे हम। पहले वाला जो तुम्हारी बुकलेट में फर्स्ट पार्ट है ना, वो वाला, जिनके पास भी मॉडर्न एबीसी वगैरह इस तरह की भी बुक है, उसमें आईयूपीएससी के क्वेश्चंस दिए होंगे, प्रैक्टिस कर लो। कोई डाउट होगा मुझे सेंड कर सकते हो। बट आई थिंक आज काफी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए हैं हमने, उन्हीं को रिवाइज कर लेना। सबसे जरूरी है फंक्शनल ग्रुप का नेम याद रखना, जो तुम भूल जाते हो।